Hello people. So hi guys, I hope you all are doing great. और आज मैं आ गई हूँ पढ़ाई की टंकी पर आपके लिए लेकर साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ये है क्लास 11th एनसीईआरटी साइकोलॉजी बुक का चैप्टर 2 और आज हम करेंगे इसका पार्ट 1। सो गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज अब हम पढ़ते हैं गोल्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, जो कि है चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक। सो लेट अस बिगिन। देखो यार, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च की तरह ना साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के भी कुछ गोल्स होते हैं। गोल्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सोर्स जनरेटेड। अब तुम इसे याद कैसे रख सकते हो? DPECA, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, और इन सब चीज़ों से जो भी नॉलेज जनरेट हुई उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो यार, डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन होती है एक बिहेवियर को एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या हेल्प मिलती है हमें कि हम दो पर्टिकुलर बिहेवियर्स को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक रिसर्चर जो है वो बच्चों की स्टडी हैबिट्स पे रिसर्च करना चाहता है। अब यार देखो, कितनी सारी स्टडी हैबिट्स होती हैं कि बच्चे क्लास पे कितना ध्यान देते हैं, वो अपने असाइनमेंट्स कितने अच्छे से कंप्लीट करते हैं, कैसे करते हैं, और एक बच्चा कितने घंटे पढ़ता है। वो सारी चीज़ हो गई हमारी स्टडी हैबिट्स। ठीक है, तो अब देखो, अगर तुम ऐसे ही मोटा मोटा कह दोगे स्टडी हैबिट्स, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे, तो यार जो सामने वाला इंसान है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई क्या है ये स्टडी हैबिट्स में, तुम एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहे हो। हर इंसान के लिए उसकी स्टडी हैबिट्स की इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है ना। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होता है हमारा सेकेंड गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये प्रिडिक्ट करता है बिहेवियर और हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में वो बिहेवियर जो हमने अच्छे से एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रखा है। अब फॉर एग्जांपल हम स्टडी हैबिट्स वाला एग्जांपल ही लेते हैं। एक बच्चा है जो ना बहुत अच्छे से टीचर की क्लास में ध्यान देता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो वो बच्चा है वो अपने असाइनमेंट्स जो है वो भी आराम से कर पाता होगा, या हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अच्छा, अगर बच्चा क्लास में ध्यान दे रहा है तो वो घर जाके अपने असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से समझ के करता होगा, क्योंकि उसे पता है क्या हुआ क्लास में, क्या नहीं हुआ। और अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बताता है हमें कि हम ना इसकी मदद से, प्रिडिक्शन की मदद से फोरकास्ट कर सकते हैं कि इस वजह से ये बिहेवियर अकर हो सकता है, या फिर इस बिहेवियर से ये इस रिजल्ट को अंजाम देगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है वो काफ़ी देर तक घंटों पढ़ाई करता है जब उसके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, और वैसे भी मतलब जब उसका रेगुलर टाइम चल रहा होता है तब भी वो अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देता है। और इससे हमें क्या पता चलता है अब कि वो जो बच्चा है वो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि वो एग्ज़ाम्स में अपना अच्छा करता हो, टीचर्स उसको पसंद करती हो, और वो इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में स्मार्ट हो। ठीक है, तो यार ये भी तो हमने एक प्रिडिक्शन लगाई ना कि अगर वो बच्चा अपने पढ़ाई में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करता है तो वो उसके मार्क्स अच्छे आते होंगे, वो पढ़ाई में अच्छा होगा। अब एक और चीज़ समझो तुम, ये दोनों चीज़ें तो समझ में आ गई ना। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पर समझेंगे कि तुमने एक बच्चे को देखा जो काफ़ी घंटे पढ़ता है और उसके नंबर अच्छे आते पेपर में। ठीक है, फिर तुमने एक और बच्चे को देखा, वो भी काफ़ी देर पढ़ता है और वो भी पढ़ाई में इंटेलिजेंट है। तो इससे जैसे तुम्हारे पास और बच्चे आते जा रहे हैं, मतलब जितने ज़्यादा प्रूफ्स हमारे पास आते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है बच्चों का, उतनी ज़्यादा हमारी प्रिडिक्शन स्ट्रांग बन रही है। ठीक है, अब हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है हमारा थर्ड गोल साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, और ये क्या हेल्प करता है? कॉजल फैक्टर समझने में। क्योंकि भाई हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी में जब भी कोई बिहेवियर अकर होता है तब उसके पीछे एक ना एक कारण ज़रूर होता है, एक ना एक कॉज ज़रूर होता है।
तो उसी कॉज को हम समझते हैं इस एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल हमने समझा कि यार एक बच्चा जो है वो अपने असाइनमेंट्स घर आके क्यों इतने अच्छे से कर पाता है, क्यों, उसका कॉज क्या है, क्योंकि वो क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देकर चीज़ें समझ के पढ़ता है। ठीक है, तो इससे इस सब से हमने कॉज डिटरमाइन कर लिया अपने बिहेवियर का। और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो इस मामले में जानने में बड़े ही ना उत्सुक रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ये जानने में कि कैसे कोई बिहेवियर अकर होता है। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल कैसे कुछ बच्चे क्लास में बहुत ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हालांकि सबको एक ही वही टीचर पढ़ा रही है, सब सेम ही बुक से पढ़ रहे हैं, है ना, सब सेम ही क्लासरूम में बैठ कर पढ़ रहे हैं, सब लोग दोस्त हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम समझेंगे कंट्रोल। यार देखो, अगर तुम एक्सप्लेन कर रहे हो ना वाई अ पर्टिकुलर बिहेवियर अकर्स, तो तुम्हें उस बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि भाई वो क्यों हुआ। ठीक है, तो वो जो क्यों हुआ, जो उसका कॉज है, उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट कंडीशंस। तो हमें ना किसी बिहेवियर को कंट्रोल करना इसलिए आना चाहिए क्योंकि हो सकता है भाई किसी किसी सिचुएशन में ना एक इंसान बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाए। अब यार वो वॉयलेंट होना तो सही नहीं है ना, अपने वॉयलेंट में, अपने गुस्से में आकर अगर उसने किसी को हार्म कर दिया तो देन दैट्स रॉन्ग। तो इसलिए ना हमें अगर किसी इंसान का गुस्सा कंट्रोल करना है ना, तो हमें उसकी एंटीसीडेंट कंडीशंस में चेंज लाना पड़ेगा। कैसे कि भाई या तो हम उसके एंटीसीडेंट कंडीशंस को होने से रोक दें, या फिर उसे कम कर दे, या फिर किसी और केस में हम उसे बढ़ा दें, तो क्या पता हमारी सिचुएशन संभल सकती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, और ना पर्टिकुलरली एक ही पर्सन पे आता है, वैसे तो मैं बड़ी चिल इंसान हूँ, ठीक है, वैसे मैं बड़ी चिल हूँ, लेकिन ना एक मेरी क्लास की एक लड़की है जिसको देखकर मुझे बड़ा ही कसम से गुस्सा आ जाता है। तो अब उस केस में पता है क्या होगा कि मैं जब भी उसके पास जाऊँगी, या फिर अगर वो मेरे को थोड़ा सा भी इंस्टिगेट करेगी ना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो या तो हम इस केस में मैं अपने गुस्से को या अपने बिहेवियर को कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ, या तो मैं उसको मतलब उसकी बातों से अफेक्ट होना छोड़ दूँ, या फिर मैं ना जो अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कर लूँ, या फिर कोई मेरी एक फ्रेंड से मैं हेल्प लूँ कि भाई जो उसका इंस्टिगेशन जो है, जो वो मुझे इंस्टिगेट करती रहती है, हर छोटी छोटी बात पे भड़काती रहती है, वो मैं कम करवा दूँ किसी तरह से, तो शायद मैं अपना गुस्सा जो है वो काबू कर सकती हूँ। तो ऐसा होता है। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन। यार देखो, हमने पढ़ लिया, तो अब साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में आया यार हमने ये थ्योरीज बना तो ली, लेकिन इनका कोई यूज़ तो करना पड़ेगा। तो वो यूज़ करते हैं लोगों की लाइफ को और बेहतर बनाने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में लोगों की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें तो पता है यार आजकल कितना स्ट्रेस होता है, कितनी एंग्जाइटी हो जाती है लोगों को, इस वजह से लोगों की एक एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि योगा करो, मेडिटेशन करो, जिससे आपकी स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी और आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और प्रोडक्टिव हो जाओगे। ठीक है, और साइंटिफिक इंक्वायरी में अगर हमें कोई और आगे रिसर्च करनी है ना, फॉर एग्जांपल चलो हमने ये थ्योरी बना ली, लेकिन अगर इस थ्योरी से का यूज़ करके हम आगे आने वाली थ्योरीज़ को, या जो हम आगे रिसर्च करने वाले हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उस केस में भी हेल्पफुल रहेगा। स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। अबे यार, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए भी स्टेप्स पढ़ेंगे अब हम क्या? अबे यार क्यों चल मार रहे हो, इतना इजी है ना। तुम सोचोगे यार ये क्या है, मतलब बच्चों का खेल है, बच्चों का। देखो अब यहाँ पर क्या है, हमें ये बताता है कि साइंस वो नहीं है कि क्या वो मतलब क्या वो पढ़ती है, व्हाट इट इन्वेस्टिगेट्स, बट ऑल्सो बाय हाउ इट इन्वेस्टिगेट्स। मतलब सिर्फ वो क्या की बात नहीं करती, बट वो ये भी बात करती है कैसे। ठीक है, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी होता है कि ये स्टेप्स क्या होते हैं इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, अब देखो स्टेप्स क्या होते हैं, अब हम उसको देखते हैं, फिर उसको समझेंगे। कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन्स, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। अब हम देखते हैं कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। देखो यार, अब इस कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम में ना रिसर्चर अपनी साइंटिफिक रिसर्च शुरू करने से पहले टॉपिक डिसाइड करता है। सीरियसली, मतलब इसको भी इन्होंने एक अलग स्टेप बना दिया। सो एक वो टॉपिक डिसाइड करता है,
उसके बाद हमारे भाई साहब, रिसर्चर भाई साहब, बनाते हैं एक हाइपोथेसिस। हमने पढ़ा था यार हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, हमने उस टेंटेटिव आंसर को बना लिया और फिर हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर वो प्रूव हो गई तो भैया तुम्हारी थ्योरी बन गई। अगर वो हो गई फॉल्स प्रूफ तो मतलब तुम्हारी सारी रिसर्च, तुम्हारी सारी मेहनत हो गई वेस्ट, गई कचरे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कलेक्टिंग डेटा की। देखो, सेकेंड स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च इज टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा हमें ना डिसीजन लेने पड़ते हैं कलेक्टिंग डेटा करने से पहले, और ना एक बेसिकली डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि हम कैसे करेंगे उस रिसर्च को, क्या मतलब हमारा ब्लूप्रिंट बेसिकली वो क्रिएट कर लेते हैं कि क्या हमारा मतलब मेन फोकस कौन से टाइप के लोगों पे होगा, कौन से टाइप की जगह पर होगा। तो देखो, फिर हम लोग डिसीजंस लेते हैं। कैसे डिसीजंस होते हैं वो, कि भाई हमारी स्टडी में पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, मेथड्स क्या होंगे डेटा कलेक्शन के, टूल्स कौन से यूज़ होंगे रिसर्च में, प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा। अब हम इन चारों चीज़ों को ना थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, भाई देखो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे क्लास टीचर्स, तुम्हारे स्कूल में काम करने वाला बाकी का स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो तुम्हारे आसपास अगर कोई अंकल आंटी कोई फैक्ट्री में काम करते होंगे तो वो भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, पेशेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा भाई, कि हम कौन सा मतलब किस टाइप का डेटा कलेक्ट करेंगे, हम ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ करेंगे या फिर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च, मतलब क्या रिसर्च के टूल्स होंगे, इंटरव्यू लेंगे हम, सर्वे करेंगे हम, या फिर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे हम। प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, यहाँ अगर हम कोई टेस्ट लेंगे तो क्या वो इंडिविजुअल टेस्ट होगा या ग्रुप टेस्ट होगा। अगर हम कोई इंटरव्यू लेंगे तो वो इंटरव्यू क्या ग्रुप इंटरव्यू होगा या फिर इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा। गॉट इट। अब हम बात करते हैं ड्राइंग कंक्लूजन्स की। अब नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा को एनालाइज करना। हमने कॉन्टेक्स्ट में डेटा को डाला होगा, ठीक है, फिर हम उसको ना एक बार फाइनल बता देंगे कि क्या हमें समझ में आया इस डेटा से। फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा तुम्हारे ना मैथ्स की बुक में, जब तुम वो जो भी होता है स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट कर रहे होते हैं ना, तब तुम्हारे ऊपर वो ग्राफ बनाए हुए आते हैं, सैम्पल ग्राफ जो होते हैं तुम्हारे, कि इतने बच्चों को मैथ्स पसंद है, इतने बच्चों को इंग्लिश पसंद है, इतने बच्चों को साइंस पसंद है। होते हैं नहीं होते हैं, तो बस उसी टाइप के वो ग्राफ बना के या पाई चार्ट बना के, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना के हम उसको डेटा को कंक्लूड कर देते हैं, उस डेटा को फाइनल एनालिसिस दे देते हैं। ठीक है, कि उसका फाइनल मतलब समझने के लिए, अच्छा इतने % लोग मैथ्स प्रेफर करते हैं, इतने बच्चे लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। ठीक है, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स, भाई ये होता है जब पूरी मतलब तुम्हारी पूरी रिसर्च, तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो हो जाता है, तब तुम देखते हो कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमारी हाइपोथेसिस से मैच होता है नहीं होता। इफ़ तुम्हारी जो हाइपोथेसिस है वो सही प्रूव हो गई तो भैया बल्ले बल्ले हैं, फिर तुम्हारी जो है वो थ्योरी बन गई, तुम्हारी एक नई थ्योरी निकल कर आ गई। लेकिन अगर वो जो थ्योरी है वो फॉल्स प्रूव हो गई मेहनत कचरे में, इंसान को सारा वो कलेक्टिंग डेटा, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग पूरा वाला वो पूरा प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब देखो सिस्टमैटिक प्रोसीजर क्या होता है, मतलब इसका अगर हम देखें तो कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। ठीक है, ये तुम्हारी एक फ्लो चार्ट हो गई कि ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, अब भाई ये किस नाम की बला है। तो यार देखो, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट भाई बंधु है ना, इन्होंने क्या करा कि ह्यूमन बिहेवियर को बोला कि ये बहुत मतलब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बोला कि ये प्रिडिक्टेबल है, अपने एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर से कॉज होता है ये, और तो और ये ऑब्जर्व्ड हो सकता है, मेजर्ड हो सकता है और कंट्रोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से जो डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी है इसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा टू द स्टडी ऑफ ओवर्ड बिहेवियर। ओवर्ड बिहेवियर वो बिहेवियर जो दिखता नहीं है, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, लेकिन जो कोवर्ड बिहेवियर है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो दिखता नहीं है। हमने देखा था ना पहले वाले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में,
कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर को, वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास वाला एग्जाम्पल है ना। हाँ हाँ हाँ, ओके गुड। देखो जी, तो अब क्या हुआ कि एक अलग मेथड निकल कर आया, इंटरप्रेटिव मेथड। ठीक है, इसने क्या बोला कि अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन। एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन को उसने कर दिया साइडलाइन और बोला कि अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर और उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और वेरिएबल होते हैं। मतलब बहुत अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग लोगों के लिए वो वैरी करते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक ऐसी भाई ऑब्जर्व करके तो देख नहीं सकते, कोई अलग तरीका होना चाहिए उसका। जैसे हम अगर पेड़ को अगर हम फॉर एग्जांपल पेड़ को देखते हैं, ठीक है, तो हम उसको ऐसे ही देख कर, अच्छा भाई हरा रंग है इसका, ब्राउन कलर है इसकी, जो वो है लीव्स थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो हम वैसे तो नहीं देख सकते ना अब अपने बिहेवियर को। अब उसका जो गोल था, इस जो इंटरप्रेटिव मेथड का जो गोल था, वो ये था कि हम बिहेवियर को नोटिस करें, उनके एक्सपीरियंसेस को समझें विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स नेचुरल फ्लो। अब इसका मतलब पता है क्या है? देखो, अगर मैं किसी पेड़ को नोटिस कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पेड़ को नोटिस कर रही हूँ और मुझे उसकी एक पत्ती जो है उसमें फूल खिला हुआ है, मेरे को बड़ा पसंद आया, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको बहुत पास लेके देखूंगी, तो मैं उसकी डंडी हो सकता है खींच रही हूँ, या फिर क्या पता बच्चे जब छोटे होते हैं, आपने भी आई एम श्योर करे होंगे, मैंने भी करे हैं, कि हम ऐसे फूल ऐसे चुग लेते थे, तोड़ लेते थे। तो यार देखो, अब उसका एक जो नेचुरल खूबसूरती है वो तो पेड़ के साथ रहकर ही है ना, तो एक तरह से उसका नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर आप देखो, अगर आप किसी इंसान को बता दोगे कि भैया मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ या मैं आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली भाई वो बंदा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा। या फिर अगर कोई अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कोई अपना काम ऐसे कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि भाई नहीं, अगर मैं ऐसे करूँगा तो शायद सामने वालों को अच्छा ना लगे, तो उसके मन में एक बायस आ जाएगा, वो उसको अलग तरीके से करेगा भाई। क्योंकि ये तो बहुत कॉमन चीज़ होती है ना कि हम जब कोई हमें देख रहा होता है या जब कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है, तब हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। अब देखो, अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को ये स्टडी करना है कि वो एक इंसान जो है वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कैसा रहता है, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या बातें शेयर करता है, क्या नहीं करता, तो आप अगर उस ग्रुप में एक ऐसा बंदा आ जाएगा जो उसका फ्रेंड नहीं होगा, जिसको वो जानता नहीं होगा, और वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तब भी मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली अपने जो सीक्रेट्स है वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बता पाएगा उस रिसर्चर के सामने, है ना। अब देखो, तो यही जो हमारा साइंस साइकोलॉजी का और हमारे जो इंटरप्रेटिव मेथड आया, इसका मेन गोल है बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस फॉर अदर्स। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि भाई हमने अभी तक सिर्फ बात करी है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो दूसरों का बिहेवियर पढ़ रहे हैं, या फिर हमने हमेशा दूसरों के बिहेवियर की बात करी है। अरे भाई, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस का क्या, अपने पर्सनल बिहेवियर का क्या? ठीक है, तो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आपके दिमाग में ज़रूर ये ख्याल आया होगा। ठीक है, तो अब देखो, साइकोलॉजी जो है ना, वो उसको आपके खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपके खुद के नॉलेज के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, उसमें ये एक पार्ट होना चाहिए। तो इसमें हमारे जो बुक है, हमारे जो इसकी स्टडी है, वो क्या कहती है, इसके बारे में क्या बात क्या है, मतलब कैसे पढ़ पाएंगे हम अपने आप को, कैसे हम अपने इंडिविजुअल बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को समझ पाएंगे। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी डज ऑल्सो एम एट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हम अपने आप को भी समझ सकते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन वन्स ओन एक्सपीरियंसेस एंड इंसाइट्स। हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और अपने इंसाइट्स को भी समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। अब हम उससे पहले समझते हैं कि भाई डेटा क्या होता है। डेटा जो होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ला कर देता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट मेथड से। ठीक है, और जो ये डेटा होता है ना, इसको हम सिंगुलर में कहते हैं डेटम। तो साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एम्प्लॉइंग डाइवर्स मेथड्स एंड द इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड डेटा। अब या तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो इंडिविजुअल के ओवर्ट बिहेवियर के हिसाब से होगी या फिर कोवर्ट बिहेवियर के हिसाब से होगी, और जो हमारे फैक्ट्स हैं, मतलब जो हमारे इन्फॉर्मेशन है या जो हमारे डेटा है, वो ना बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली उस रियलिटी को बता देते हैं जो सच में मतलब है, जिससे हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकते हैं और उसको फॉल्सिफाई भी कर सकते हैं।
ठीक है, आप देखो, अगर आप कुछ बच्चों का वो लोगे, एक आइडिया लोगे उनका कि तुम्हें क्या लगता है कि असाइनमेंट्स जो होते हैं वो स्कूल में मतलब ज़्यादा दिए जाते हैं या ठीक ठाक नॉर्मल दिए जाते हैं, या फिर असाइनमेंट्स जो दिए जाते हैं वो मतलब कोई फ़ायदेमंद होते हैं या फिर वो बच्चों पे प्रेशर बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ पे उन्होंने एक रिसर्च कर ली, उन्होंने अपना पूरा प्रॉब्लम डिसाइड कर ली उन्होंने, फिर उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई और फिर उन्होंने बाकी सारे अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू करा। तो उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों के आइडियाज़ लिए। तो यार अब उन्होंने उन बच्चों के आइडियाज़ लिए तो वो काफ़ी हद तक हमें रियलिटी दिखा देगा ना कि 70% बच्चों को वो एक बोझ लगता है बट 30% को वो यूज़फुल लगता है। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल जाएगा कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो जाती है कि हाँ चलो भाई, जो असाइनमेंट्स है वो बच्चों पे प्रेशर बना देते हैं। ठीक है, अब हमें जो एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो डेटा होता है ना वो इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रिलेट हुआ होता है। या फिर चलो अच्छा, हमने जो अभी एग्जांपल दिया वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो बच्चों से रिलेटेड है, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड है। और तो और वो एक ना थ्योरी से भी बांधा गया है कि भाई बच्चों को किसी थ्योरी से ही तो बांधा जाता है। जैसे हमारी हाइपोथेसिस हो गई कि बच्चे प्रेशराइज्ड फील करते हैं ज़्यादा असाइनमेंट्स में, ज़्यादा होमवर्क में। ठीक है, और इसी की वजह से हम एक प्रॉपर डेटा कलेक्शन कर पा रहे हैं, है ना। डेमोग्राफिक डेटा यार देखो ना, एज, फैमिली स्टेटस, जेंडर, तुम कौन से स्कूल में हो, तुम कब पैदा हुए थे, तुम कहाँ पैदा हुए थे, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, अब भाई फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई तुम कहाँ रह रहे हो, तुम्हारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, तुम हिली एरिया में रहते हो, प्लेन्स में रहते हो, या फिर बीच के एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, तुम वहाँ रहते हो, किसी कोस्टल एरिया में रहते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। अब फिजियोलॉजिकल डेटा क्या होता है भाई, फिजियोलॉजिकल डेटा तुम्हारा हार्ट रेट कैसा है, तुम्हारा ब्रेन कैसा चल रहा है, तुम्हारा मसल टेंशन क्या है, तुम्हारा हार्ट रेट क्या चल रहा है, तुम्हारा न्यूरल एक्टिविटी, जैसे तुम्हारा ईईजी हो गया, वो भी यही होता है फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। और तो और कि तुम्हारा जो तुम्हारा माउथ है वो कितना सलाइवेट कर रहा है, तुम्हारा ऑक्सीजन रेट कितना है, तुम्हारा बीपी कितना है, तुम्हारा शुगर लेवल कितना है, वो सब चीज़ें हो जाती है तुम्हारा फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है भाई, देखो तुम्हारा इमोशनल स्ट्रेंथ, तुम्हारा एटीट्यूड्स, तुम्हारे वैल्यूज़, तुम्हारे बिलीव्स, और तुम कितने इमोशनल हो, तुम्हारा एप्टीट्यूड कैसा है, तुम्हारे क्या कॉग्निटिव प्रोसेस है, उन सब का रिकॉर्ड रखता है ये साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। और तो और अगर तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम्हारी मेंटल कंडीशन हैप्पी है, तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, तो वो भी उसका भी वो रिकॉर्ड रखता है। और तो और वो तुम्हारे बिहेवियर के बारे में भी बात करता है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करता है, या फिर हर वो चीज़ जो तुम्हारे कॉग्निशन से रिलेटेड हो। फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 आपके चैप्टर 2 साइकोलॉजी का। और अगर पार्ट 2 और पार्ट 3 मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, लाइक शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना। बाय बाय।